हाँ देखो बेटा, हमें कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव करना है गॉस थ्योरम का यूज करके। ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। हमने बनाया एक पॉइंट ओ, ठीक है। इस पॉइंट ओ पर एक चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ये पॉजिटिव चार्ज कहीं रखा होगा तो ये चार्ज अपने आसपास क्या बना रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने आसपास के एरिया में सब जगह चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। और हमने क्या किया कि इस पॉइंट ओ से स्मॉल आर मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लिया है यहाँ पर, और इस पॉइंट का नाम है पॉइंट पी। और हम इस पॉइंट पी पर ये देखेंगे कि ये प्लस क्यू चार्ज कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है। समझ गए बात को? हम देखेंगे कि ये प्लस क्यू चार्ज पॉइंट पी पर कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट पी याद रखना, इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है। हमने बोला था ना कि जैसे प्लस क्यू चार्ज रखा है, कोई भी चार्ज जब कहीं रखा जाता है तो वो चार्ज अपने चारों साइड क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझते हैं कि भूल गए? एक ऐसा फील्ड कि जिस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो ये वाला चार्ज उस आने वाले दूसरे चार्ज को अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कर सकेगा उतने ही फील्ड में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ऐसे ये प्लस क्यू चार्ज रखा है पॉइंट ओ पर, ये अपना पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। और इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इमेजिन कर लिया है जो कि इस चार्ज से स्मॉल आर मीटर की डिस्टेंस पर है। और इस पॉइंट पी पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे? ई को। वो तो हमने डायरेक्शन को बताने के लिए कि इस डायरेक्शन कर रहे हैं, वो एरो का निशान लगा दिया है। समझ गए? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू फाइंड आउट हम पॉइंट पी पर ही कर रहे हैं। ये तो उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये आपने डिसाइड कर लिया कि प्लस क्यू चार्ज है, किसी पॉइंट ओ पर रखा है, और इस चार्ज के फील्ड में हमने एक पॉइंट पी इमेजिन कर लिया है जो कि आर मीटर की डिस्टेंस पर है, जिस पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अरे वाह! जिस पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आप इसमें देखेंगे कि हम यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर कैसे सकते हैं। यूज किसका करना है? गॉस थ्योरम का। किसका यूज करना है अपन को? गॉस थ्योरम का यूज करना है, ठीक। और हमने आपको कल की क्लास में सिखाया था कि गॉस थ्योरम ओनली गॉसियन सरफेस पर अप्लाई होती है। और गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक ऐसा क्लोज सरफेस जो पूरी तरह से क्लोज हो, वो क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस माना जाएगा, क्योंकि गॉस थ्योरम ओनली क्लोज सरफेस पर अप्लाई होती है। और जिस सरफेस पर अप्लाई होती है उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका प्लस तो खुले में रखा हुआ है, खुले हुए मैदान में, खुली हवा में रखा है। क्या इस पर गॉस थ्योरम अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने क्या बताया? गॉस थ्योरम ओनली क्लोज सरफेस पर अप्लाई होती है। और ये कहाँ रखा है? ये तो खुली हुई जगह में रखा है, इस पर गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है गॉस थ्योरम का यूज करके कूलॉम्स लॉ को प्रूव करना है। तो फिर यहाँ गॉस थ्योरम अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आपको क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा कि नहीं? और कैसे बनाएंगे क्लोज सरफेस फिर अपन? तो अपन क्लोज सरफेस बनाएंगे कैसे? ये जो पॉइंट ओ है, क्यू चार्ज रखा है, इस पॉइंट ओ को अपन मान लेते हैं सेंटर। क्या मान लेते हैं? इस पॉइंट ओ को अपन सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। मान लिया सेंटर। और इस पॉइंट ओ को सेंटर मान करके इस पर एक प्रकार की नोक रखते हैं।
प्रकार और पेंसिल दो चीजें लेते हैं, आप समझ गए होंगे। स्क्वायर जिसे बोलेंगे कि प्रकार आपने इस तरह से रखा, कंपास इस तरह से रखा और पेन इस तरह से रखी पेंसिल, और इसको ऐसे पूरे में घुमा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। किस तरह से, ये जो प्लस क्यू चार्ज पॉइंट ओ पर रखा है इसको माना केंद्र, और इसको केंद्र मान करके हमने क्या बना लिया, एक सर्किल बना लिया, बन गया सर्किल। और इस सर्किल की रेडियस कितनी है, बड़े ध्यान से बनाया गया सर्किल है, इस सर्किल की रेडियस r मीटर है। क्यों, क्योंकि ये सर्किल यहाँ से गुजर रहा है, पॉइंट P से हमने बनाई उसी हिसाब से है, पॉइंट P से गुजर रहा है, और पॉइंट O से लेकर के P तक की दूरी पहले ही r मीटर है, और यही इस सर्किल की रेडियस होगी। समझ पा रहे हैं, क्योंकि सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को तो अपन रेडियस बोलते हैं। तो हमने क्या किया कि जो पॉइंट O है जिस पर प्लस क्यू चार्ज रखा है उसको सेंटर माना, और सेंटर मान करके एक सर्किल बना दिया, और एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस r है, और ये वही r है जो ये दिखा रहा है कि पॉइंट O से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस r मीटर है। इस पॉइंट P पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। अब आपने क्या बना लिया, एक क्लोज सरफेस बना लिया, पूरी तरह से क्लोज है, कहीं खुला हुआ तो नहीं है, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, इस क्लोज सरफेस का नाम रख देते हैं, इस सरफेस का नाम है एस। ds तो नहीं लिखना है, बड़ा सरफेस है तो ऐसे ही लिखेंगे, ये क्लोज सरफेस है एस। और हमने आपको बताया था कि अगर ये सरफेस है तो ये पूरा जो सर्कुलर पूरा सर्किल बना हुआ है ये पूरा क्या होगा, इसका सरफेस एरिया होगा। और अगर सरफेस एरिया होगा तो सरफेस एरिया की अपनी डायरेक्शन होती है कि नहीं, दुनिया के हर एरिया की अपनी डायरेक्शन होती है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब बात चलती है एक सर्किल के एरिया की तो उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर के आउटर साइड में होती है। ये सॉलिड एंगल पढ़ाते समय हमने आपको बताया था, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाते समय, कि जैसे मान लो ये सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर है, अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटर साइड में 90 डिग्री पर, मतलब कि ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे लो, सभी लाइनें 90 डिग्री पर हैं, सभी लाइनें इसके सरकमफ्रेंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो ये सब इसकी एरिया की डायरेक्शन होगी। किसके एरिया की, इस सर्किल एस के एरिया की डायरेक्शन। तो इसी तरह से आपका ये क्लोज सरफेस बना हुआ है एस, इसका भी एरिया तो हो गई, ये सर्किल वाला एरिया इसी का है, तो इसके एरिया की डायरेक्शन होगी, और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर से आउटर साइड। तो इसका सेंटर कहाँ है, ओ, आउटर साइड किधर ले ले, हम इधर ही ले लें, हमने ले लिया आउटर साइड, इस साइड, तो इधर ही इसके एरिया की डायरेक्शन होगी, और इसके एरिया की डायरेक्शन हमने मान ली डी एस, सॉरी एस, एरिया एस है ना, तो एस, एस क्या है, ये एरिया की डायरेक्शन है, ये एस सरफेस है और ये सरफेस की डायरेक्शन को दिखा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और आपके सरफेस के एरिया की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक। आपका डायग्राम बन करके पूरी तरह से रेडी हो गया है। किसका, ये डायग्राम है कूलॉम्स लॉ को प्रूव करने के लिए बाय यूजिंग गॉस थ्योरम का। लेकिन उससे पहले कुछ हम अच्छी बात कर लें, एक सेकंड रुकना। लैंग्वेज लिखना आंसर में, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, consider a point charge plus q placed at point O, placed at point O in space, placed at point O in space in space, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ये पॉइंट P
a point P which is situated at distance small r meter, from the charge Q, plus Q, full stop. The Gaussian surface will be spherical. And it has been said that the electric field will be directed radially outwards. इसका मतलब समझ रहे हैं, इस सरफेस एस की एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इसकी रेडियस के आउटर साइड होगी, बाहर की साइड होगी, है ना। तो रेडियली आउटवर्ड, फुल स्टॉप। अब आप लोग बोर्ड पे देखें, सब लोग ध्यान से देखना बेटा। अब हम देखेंगे कि शो द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। ये आपका गॉसियन सरफेस है पूरा, इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है। आपको पता है गॉस थ्योरम यही बताती है कि कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है तो उस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, यही बताती है गॉस थ्योरम। तो यहाँ हम लिखेंगे, ध्यान से देखना, मुस्कान आपका थोड़ा रह गया है तो अभी हम आपको बोल देंगे, एक सेकंड रुकना, पहले हम डेरिवेशन कर लें। सो द नेट फ्लक्स coming out of the Gaussian surface of radius r, गॉसियन सरफेस S, गॉसियन सरफेस का नाम क्या है S, ऑफ रेडियस R, है ना, विल बी कितना हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमने गॉसियन सरफेस S तो बना लिया है क्लोज सरफेस, अब इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसे हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, आप लोगों को हम पहले ही सिखा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा phi E = E × S cos थीटा। याद आ रहा है, 2-3 दिन पहले अपन ने सीखा था। अगर आपका ये सरफेस स्मॉल होता, छोटा सरफेस होता, तो अपन लिख लेते d phi E = E × ds cos थीटा। लेकिन लार्जर सरफेस है इसलिए क्या आ रहा है,
कि फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें कि सबसे पहली बात एस का मीन्स क्या है। एस का मीन्स होता है बेटा सरफेस एरिया। एस का मीन्स क्या है, सरफेस एरिया। और ये सरफेस आपका कैसा है, स्फेरिकल है। तो अब इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होगा, ये आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा ज्योमेट्री में। 10th क्लास में आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी है, वहां आप लोगों ने सबके फॉर्मूले सीखे हुए हैं, वॉल्यूम के, एरिया के, हर तरह की शेप के। वहां से आपको किसी स्फीयर का स्फेरिकल एरिया का फॉर्मूला पता होगा। किसी बच्चे को लर्न है, कोई बोल सकता है अभी कि हमें लिखना पड़ेगा, शायद किसी को नहीं है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कितना होगा। गॉसियन सरफेस को किससे बता रहे हैं हम, एफ से। क्या फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने 10th क्लास में इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना, किसी स्फेयर का स्फेरिकल सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर पढ़ा है 10th क्लास में। तो ये आपका स्फीयर है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए हमने लिख दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि इसके फॉर्मूले से आता है। ठीक, यानी एफ की वैल्यू आपके पास जाने अनजाने में रेडी हो गई कि नहीं। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। चाहो तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख देते हैं दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखें, फाई ई की जगह फाई ई की जगह पर ई, एस की जगह पर एस की वैल्यू पुट करो। कितनी है, एस मतलब सरफेस एरिया, कितनी वैल्यू है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह पर कॉस थीटा। किसी बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है। अब बात करेंगे बेटा एंगल की। फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एंगल देंगे, थीटा कितना बन रहा है। किसी बच्चे को एंगल दिखाई दे रहा है, थीटा कितना बन रहा है, कोई बच्चा बता सकता है तो बताओ। किसी को नहीं मालूम है। देखो क्या होगा बेटा, नहीं बिल्कुल नहीं, 90 नहीं अंजलि। देखो उसका जस्ट अपोजिट है 90 का। थीटा किसके बीच का एंगल है। उस दिन जब हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था तब हमने बताया था कि थीटा किसके बीच का एंगल है। ई मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एस मतलब कि सरफेस एरिया, इन दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है थीटा। ऐसा ही बताया था। ये देखो ये बना हुआ है, सरफेस एरिया की डायरेक्शन ये बनी है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है कि नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, सरफेस एरिया भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा। सब बच्चे जानते हैं कि होगा ही होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और cos 0 की वैल्यू सब बच्चे जानते हैं कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1। तो क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल करके रेडी हो गया। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कहां से निकाला, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से निकाला। लेकिन भैया करना क्या है, करना तो यह है कि गॉस थ्योरम का यूज करना है। तो फिर हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते ना,
ये वाले फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों निकाला है? कोई बात नहीं, आप गॉस थ्योरम के फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। अब देखेंगे कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस का कितना आने वाला है। ठीक, एक सेकेंड। तो अब आप देखेंगे कि इस क्लोज सरफेस का कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पर गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बट फ्रॉम गॉस थ्योरम, बट फ्रॉम गॉस थ्योरम, बट फ्रॉम गॉस थ्योरम। लगा दे गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं। क्या होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं? गॉस थ्योरम में पहले ही बोल दिया था कि मेरे अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले से ही फिक्स है। किसी सरफेस के अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। और ये गॉस थ्योरम का फॉर्मूला भी है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग उसके फॉर्मूले से, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से। दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन कर लो। इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड और इसे मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, ध्यान से देखना क्या होगा। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। क्या हो जाएगा बेटा, दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करो। LHS और LHS पहले से सेम है, RHS और RHS दोनों अलग अलग हैं, तो किसका कंपैरिजन होगा? RHS का कंपैरिजन होगा। कर देते हैं कंपैरिजन। इसकी RHS कितनी है? E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, और इसकी RHS Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही लिखा है, कोई गलती तो हमने नहीं कर दी है लिखने में। अब अपन क्या करेंगे बेटा, E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो पहले से लिखा है, 4 पाई R स्क्वायर इधर इंटू में है, और ये 4 पाई R स्क्वायर इधर से इंटू से अगर इस साइड जाएगा तो किस में जाएगा? सब बच्चे जानते हैं अपॉन में जाएगा। तो ये इधर से बराबर के इस साइड आ गया, किस में आ गया? अपॉन में आ गया, 4 पाई R आ गया। अब क्या होगा, इसे थोड़ा सिस्टम से जमा लो इज्जत के साथ, जिससे अच्छा लगेगा। कैसे? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख लो, और Q अपॉन R स्क्वायर को अलग लिख लो। सही काम कर लिया कि नहीं कर लिया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख लिया, Q अपॉन R स्क्वायर को अलग लिख लिया। अगर आप अभी भी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो Q का मल्टीप्लाई 1 में होगा Q, और R स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पहले के जैसे ही बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बस हमने उसे अलग अलग इज्जत के साथ लिख दिया है। ऐसा क्यों? जिससे आपको दिख सके कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन रहा है। दिख रहा है साफ नजर? ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन रहा है। इसका मतलब आपने पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के द्वारा। लेकिन करना क्या है? करना ये है कि हमें कूलॉम्स लॉ को प्रूव करना है। किसके माध्यम से प्रूव करना है? गॉस थ्योरम के माध्यम से। गॉस थ्योरम का यूज तो हो गया ना, अब तो यूज माना जाएगा कि गॉस थ्योरम का यूज हुआ है क्वेश्चन में। कूलॉम्स लॉ को प्रूव करना है, तो भैया फालतू काम क्यों कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल ली? कूलॉम्स लॉ निकालो ना डायरेक्ट। कैसे निकालेंगे कूलॉम्स लॉ? आप लोगों को पता है कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कूलॉम ने अपना लॉ बनाया क्यों था? कूलॉम ने अपना लॉ दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए बनाया था। बोलो हाँ या ना? दो चार्ज के बीच में कितना अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए कूलॉम ने अपना लॉ बनाया था। और कूलॉम्स लॉ दो चार्ज के बीच में ही अप्लाई होता है।
किसी सिंगल चार्ज पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि कूलम्ब लॉ बना ही इसलिए दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंगल चार्ज पे तो फोर्स क्या वो अकेला चार्ज खुद पे ही फोर्स लगा लेगा? नहीं, तो फिर उस पर कूलम्ब लॉ अप्लाई नहीं होता है। लेकिन आप इस डायग्राम में ध्यान से देखें, अभी तक कितने चार्ज रखे हुए हैं हमारे डायग्राम में, तो आप देखेंगे हमारे डायग्राम में, पूरे डायग्राम में एक ही चार्ज रखा है, दूसरा चार्ज कहीं है ही नहीं है। और जब तक दूसरा चार्ज नहीं होगा, क्या कूलम्ब लॉ अप्लाई हो पाएगा? क्या कूलम्ब लॉ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि कूलम्ब ने अपना लॉ दिया है दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए, और यहाँ चार्ज एक ही है, दूसरा है ही नहीं है, कैसे लगेगा कूलम्ब लॉ? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर कर लेंगे, चलो मान लिया। कौन सा करेंगे? टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेंगे क्यू नॉट। लेकिन कहाँ पर कंसीडर करें, वो भी दिक्कत है, इतनी सारी जगह में कहाँ पर कंसीडर करें उस चार्ज को? तो आपको मालूम है कि हमने ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकाली है? ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी की निकली है। हमें कैसे मालूम चला कि ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी की निकली है? तो आप ध्यान से देखेंगे, ये डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है? आर स्क्वायर। तो आर कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है? प्लस क्यू चार्ज से लेकर के पॉइंट पी तक की डिस्टेंस है कि नहीं है? तो ये प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस है आर, इसका मतलब है यहाँ पर आर लिखा है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी तक की निकली है। जब पॉइंट पी की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, तो अब हम जो चार्ज कंसीडर करेंगे वो कहाँ पर करेंगे? पॉइंट पी पर कंसीडर करेंगे। तो हमने पॉइंट पी पर एक नेक्स्ट चार्ज कंसीडर कर लिया है, जिसे कहेंगे टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट से बताएंगे, और इसके बारे में लिखेंगे भी। कैसे? हम लिखेंगे इमेजिन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, या कंसीडर भी लिख सकते हैं, कंसीडर ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। कहां पर सिचुएटेड है आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट सिचुएटेड at a point P, at a point P। कहां पर हमने कंसीडर किया टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को? पॉइंट P पर, तो हमने लिख लिया एट ए पॉइंट P। सही है। अब क्या होगा? अब आप जानते हैं कि जैसे ही पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट आएगा, तो जो प्लस क्यू चार्ज है जो पहले से रखा है, वो इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर क्या करेगा? फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। चाहे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाए और चाहे फिर रिपल्सिव फोर्स लगाए। जैसा आपका टेस्ट चार्ज होगा, अगर प्लस का टेस्ट चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगा देगा क्योंकि वो खुद प्लस का है, और अगर माइनस का टेस्ट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा देगा क्योंकि वो प्लस का है। तो जैसे ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉइंट पी पर आया और पॉइंट पी इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, तो इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर ये प्लस क्यू चार्ज अपना फोर्स लगाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगाता है, जो कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉइंट पी पर इसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, इसलिए फोर्स लगाएगा। तो अपन यहां पर लिखेंगे therefore force acting on charge q naught due to charge q, ठीक है, कितना चार्ज लगा रहा है। कंटिन्यू करें, देखो तो यहां हमने देखा बेटा, therefore फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू, मतलब चार्ज क्यू नॉट पर प्लस क्यू चार्ज कितना फोर्स एक्टिंग कर रहा है, अब उसे अपन लिखने जा रहे हैं। लेकिन आप बताएं कि प्लस क्यू चार्ज क्यू नॉट पर कितना फोर्स एक्टिंग कर रहा है, ये हम कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है,
इसको तो हम कूलाम्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और कूलाम्स लॉ का अपन यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कूलाम्स लॉ को तो हमें ड्राइव करना है, उसका फॉर्मूला तो प्रूव करना है, जिस चीज को बनाना है उसे कैसे यूज करें। तो फिर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये कैसे फाइंड आउट करें? कूलाम्स लॉ से कर सकते हैं, लेकिन कूलाम्स लॉ का यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि उससे तो हमें प्रूव करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखना। ये चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ये पूरा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लस क्यू चार्ज का, बिल्कुल है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी बिल्कुल है। इस पॉइंट पी पर हमने एक टेस्ट चार्ज इमेजिन किया है क्यू नॉट, ठीक है। और जब पॉइंट पी इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, तो उस पर रखा हुआ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट भी इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आ रहा होगा, ये भी ठीक है। अब ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट फोर्स अप्लाई करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए करेगा। तो किसी चार्ज पर किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाने पर कितना फोर्स लगता है, इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला करवाया है, डेफिनेशन भी लिखवाई है। याद करो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, कि जब कोई चार्ज या कोई टेस्ट चार्ज किसी दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर एंट्री करता है, तो जिस चार्ज का वो फील्ड होता है, वो चार्ज उस आने वाले टेस्ट चार्ज पर अपना फोर्स लगाता है, और जितना फोर्स से टेस्ट चार्ज फील करेगा, उसे ही हम इस पॉइंट की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है, यहाँ साइड से लिख देते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, सबको याद आ रहा होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू बना लेंगे, फोर्स का फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे, ध्यान से देखो, क्यू नॉट अपॉन में इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई इज इक्वल टू एफ, बोलो राइट, बन गया फोर्स का फॉर्मूला। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जिसे आप पढ़ चुके हैं। अब जो क्यू नॉट लिखा हुआ है अपॉन में, वो इधर से इधर गया तो किस में जाएगा, इनटू में जाएगा, तो क्यू नॉट इंटू ई हो गया। इज इक्वल टू कौन बचेगा, एफ बचेगा। क्यों बचेगा एफ, क्योंकि एफ इधर ही रह जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एफ का बन गया, क्या बना, क्यू नॉट इंटू ई। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, और फिर देखेंगे स्पेस चार्ज क्यू नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, यहां से बनता है, ठीक। ई की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है कि नहीं है, पहले निकाल चुके हैं, तभी तो इतना लंबा पापड़ क्यों बेले थे। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट, ई की वैल्यू कितनी है, ये रही 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही है ना ई की वैल्यू। तो हमने ई की जगह पर यहाँ से ई की वैल्यू रख दी है। अब क्या होगा, अच्छा नहीं लग रहा, बेचारा ये क्यू नॉट यहाँ रखा है, क्यू को तो क्यू के पास में होना चाहिए, चार्ज को तो चार्ज के पास में होना चाहिए। तो क्या लिख देंगे, 1/4πε0, क्यू नॉट को क्यू के पास में भेज दिया तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और बाहर इसकी यूनिट लिखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला बनकर रेडी हो गया, तो बाहर फोर्स की यूनिट लिखेंगे न्यूटन, और आपका कूलाम्स लॉ प्रूफ हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा कहाँ होता है कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ तो उसमें फॉर्मूला तो ऐसा आता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा आता है कूलाम्स लॉ में फॉर्मूला। तो ये ऐसा ही तो आया है, बस अंतर क्या है, वहां कूलाम्स लॉ के क्वेश्चन में हमने चार्ज Q1 और Q2 माने थे, इसलिए वहां Q1 और Q2 आ जाता है। आज के क्वेश्चन में चार्ज हमने प्लस Q और Q नॉट माने हैं, इसलिए आज के क्वेश्चन में चार्ज प्लस Q और Q नॉट आ गए हैं। बाद बाकी आर स्क्वायर तो वैसा की वैसा है, 1/4πε0 वही है, एफ आपका वही है। फोर्स का फॉर्मूला, कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया, बाहर इसकी नोट लिख दे न्यूटन, और किससे प्रूफ हुआ है, गॉस थ्योरम से प्रूफ हुआ है।
ये आपका आंसर कंप्लीट। अब आपके कोई दिक्कत समस्या हो तो बताएं।